समूचा कैडर बाहर निकला है तो फिर शायद यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। 85% वोटिंग, 85% वोटिंग, और वोटिंग भी कुछ ऐसी हुई है जिसने इतिहास रच दिया है। वह भी केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, तो उस तैनाती का असर एक तो यह जरूर हुआ कि पिछली बार के चुनाव की तर्ज पर इस बार हिंसा बहुत ही कम हुई। लेकिन दूसरी परिस्थिति ठीक इसके उलट है। इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग का हो जाना, यह नए तरीके की एक बिसात है। यानी इसमें टकराव कम है, इसमें एक तरफ जाने की परिस्थितियां ज्यादा हैं। और अगर यह स्थिति है तो इसका बड़ा लाभ ममता बनर्जी को मिल सकता है। वामपंथी कैडर जो है वह जिस रूप में मूव किया है और ममता बनर्जी का अपना कैडर जो मूव किया है, उसका लाभ ममता बनर्जी को कुछ हद तक मिल सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। तो पश्चिम बंगाल के जिन 5 जिलों में आज वोटिंग हुई वो सभी जंगल महल के इलाके हैं, और दूसरी तरफ असम की 47 सीटों पर वोटिंग हुई जो 12 जिलों में बिखरे पड़े हैं। क्योंकि अगर सारी सीटों को जोड़ लीजिएगा तो जंगल महल के इन 5 जिलों के हिस्से में आती है 56 सीट, लेकिन वोटिंग हुई है सिर्फ 30 सीटों पर। इस वोटिंग का मतलब क्या है, और आने वाले वक्त में जब हर फेज के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव और तीखा और तेवर के साथ वोटरों के भीतर समाता चला जाएगा, राजनीतिक टकराव बढ़ता चला जाएगा और दावे प्रतिदावे और गहरे होते चले जाएंगे, तो इस 85% वोटिंग के मतलब को शुरुआत में समझ लीजिए। 85% का मतलब होता है 100% वोटिंग हो जाना, और 100% वोटिंग का मतलब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में मतलब बहुत साफ है, सारा कैडर निकलकर वोटिंग की दिशा में बढ़ गया। कैडर पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का भी है, कांग्रेस का भी है, ममता बनर्जी का भी है। कैडर कहीं नहीं था तो बीजेपी के पास नहीं था, इसीलिए उसने जो अलग अलग जिलों में अलग अलग टीएमसी के नेताओं को अपने साथ लिया, वो मानकर चल रही थी कि कैडर उनके साथ आएगा। लेकिन 85% का मतलब है समूचे कैडर का बाहर निकलना, और अगर समूचा कैडर बाहर निकला है तो फिर शायद यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब जरा समझिए कि इन 5 जिलों में कुल मिला के 56 सीटें आती हैं, और एक एक पन्नों को पलटते हैं। 5 जिलों की 30 विधानसभा, कुल सीट होती है यहां पर 56, लेकिन 30 पर ही सीट हुई है, यानी 60% पे वोटिंग हुई है। उसमें पूर्वी मिदनापुर में 16 सीटें हैं, 16 में से वोटिंग आज जो हुई है वह सिर्फ 7 सीटों पर हुई है। पश्चिमी मिदनापुर में 15 सीटें हैं, आज जो वोटिंग हुई है वो सिर्फ 6 सीट पर हुई है। सिर्फ पुरुलिया और झारग्राम 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर वोटिंग हुई है। पुरुलिया की 9 सीटों पर वोटिंग, झारग्राम की 4 सीटों पर वोटिंग, इतनी ही विधानसभा की यहां पर सीटें हैं। बांकुरा में 12 सीट है और यहां पर 4 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, यानी 30 सीटों पर। कुछ पन्नों को फिर भी अगर आप देखना समझना चाहते हैं आज के चुनाव पर वोटिंग पैटर्न को लेकर, तो पश्चिम बंगाल की इन 3 सीटों में 2016 के इलेक्शन में टीएमसी के पास 27 सीटें थी, लेकिन 2019 का वक्त आया तो चीजें पलट गई और बीजेपी ने यहां पर 20 सीटों पर विधानसभा क्षेत्र में उसकी बढ़त थी। वो लोकसभा के इलेक्शन थे, लेकिन विधानसभा में बांटिएगा तो वह 20 सीटों पर आगे थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट में आगे नहीं थी, लेकिन लोकसभा में वो 20 सीटों पर आगे थी। यही कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम बीजेपी के लिए कर रही है, क्योंकि टीएमसी ने 17 सीटों पर अपने बढ़त को गंवा दिया था 2019 के इलेक्शन में। इसमें हमें लगता है कि एक पैटर्न आपको और देखना चाहिए। ये तो आपको 2016 और 2019 का है। जब आप पुराने दौर में चले जाइए तो आपके जहन में आएगा एक वक्त वामपंथियों की सरकार जब हुआ करती थी, उस वक्त भी यही जंगल महल नंदीग्राम को लेकर कहीं ना कहीं उबाल पैदा किया था। लालगढ़ को लेकर बात सिंगूर से निकली थी, उबाल पैदा इन्हीं जगहों पर हुआ था। उसमें 2008 में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो बड़ी हिंसा हुई थी और वामपंथियों को लेकर ग्रामीण पश्चिम बंगाल में जबरदस्त आक्रोश था। ममता बनर्जी ने उसी आक्रोश को भुनाया था और 2008 के पंचायत चुनाव के तुरंत बाद 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो टीएमसी ने 19 सीटें जीत ली थी, यानी लेफ्ट 15 सीट पर आ गई थी और ममता बनर्जी लोकसभा में आगे निकल गई थी। वजह थी पंचायत चुनाव की हिंसा। उसके बाद 2010 में जब निकाय चुनाव हुए तो उसमें टीएमसी की जमीन पुख्ता हो गई और 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। अब उस पैटर्न को अगर आप अभी के दौर से जोड़िएगा इस जंगल महल के दौर में, तो फिर आप लौटिए कि 2018 में पंचायत इलेक्शन में टीएमसी की तरफ से वैसी ही हिंसा हुई, वैसे ही लोगों पर मार पड़ी जो 2008 में वामपंथियों की मार वहां के लोगों पर पड़ी थी। वही गुस्सा ममता बनर्जी को लेकर 2018 में निकला। इसीलिए 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और एक
साथ 2 सीट उसके पास थी जो कि 18 सीट पर पहुंच गई, यानी 16 सीटों का लाभ उसको लोकसभा चुनाव में हो गया। यही वो ऑक्सीजन है जो बीजेपी को मौजूदा वक्त में पुख्ता कर रहा है। निकाय चुनाव तो इस बार 2020 में हो नहीं पाए महामारी की वजह से। 2021 का संदेश यही है कि वो पुराना पैटर्न और इस पैटर्न को जब मिला के देखिएगा तो ममता बनर्जी जा रही है, यह सवाल आपके जहन में तुरंत आ जाएगा। लेकिन फिर लौटिए वोटिंग पैटर्न पर। जो वोटिंग आज हुई है, ऐसी वोटिंग इससे पहले ना तो 2008 के पंचायत चुनाव से पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हुई थी, यानी 2006 में ऐसी नहीं थी। 2011 में भी ऐसा पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए और एंटी इनकम्बेंसी का मतलब उस समय 60 से 65% जब वोटर निकल कर आया था तो यह मान लिया गया था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव हार रहे हैं, और बुद्धदेव भट्टाचार्य खुद अपना चुनाव भी हार गए, यानी मुख्यमंत्री भी हार गया। इस वक्त क्या उसी की खुशबू महसूस बीजेपी कर पा रही है कि इस बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी भी हार जाएगी? लेकिन फिर वही सवाल, इतनी बड़ी तादाद में अगर कैडर निकल कर वोट दे रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि हर वोटर जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, वो लेफ्ट का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, ममता बनर्जी का भी हो सकता है, और ममता बनर्जी को छोड़कर जो अलग अलग लगभग 40 नेता जो बीजेपी में गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना कैडर भी हो सकता है, जिस बात का जिक्र लगातार हो भी रहा है कि क्या उनके साथ कैडर गया है या नहीं गया है। लेकिन यह एंटी इनकम्बेंसी का रूप 85% वोटिंग हिस्टोरिकली होता नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में जो कैडर होता है उसमें एक निराशा आ जाती है, और वो निराशा के कारण जो जनता ने वोट दिया होता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, वो हराने नहीं निकलती है, वो नहीं निकलती है अधिकतर, यानी परसेंटेज ऑफ वोट जो होता है वो 65% के आगे जाता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70% तक छू लेता है। लेकिन यहां तो 15% प्लस में आ रही है चीजें। 85% का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। शायद इसीलिए इन 3 सीटों का मतलब, इस 30 सीटों के भीतर में जो सारे पुराने समीकरण जो भी आपके जहन में रहे हो, वामपंथियों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, ममता को लेकर, या फिर ममता को छोड़कर जाने वालों को लेकर, क्योंकि बीजेपी की एंट्री 2019 से बहुत तीखे तरीके से हुई है, और बीजेपी की एंट्री के साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लोगों का वहां पर छोड़कर आना है, इसकी भी 2 फिलॉसफी जंगल महल के इलाके में नजर आती है। आखिर ये छोड़कर क्यों आए? यह सवाल था कि जो जीतता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा सवाल होता है जी नहीं, जीतने का मसला नहीं है, मसला शायद पैसा और पावर का है। जो साथ खड़ा रहेगा नहीं तो उसको मुश्किल हो जाएगी, यह भी हो सकता है इस दौर में, यह भी परिभाषा गढ़ी जा रही है। लेकिन फिर जब उस पर आते हैं तो जंगल महल की उस गरीबी को जरा समझिए कि बीते 20 बरस के दौर में जंगल महल में कुछ भी नहीं बदला है, गरीबी जस की तस है, लेकिन बदला है इस चुनाव में चकाचौंध है, पैसा है, प्रचार तंत्र है, लोगों को जमावड़ा कैसे जमा करते चले जाना है इसको लेकर है। लेकिन वोटिंग पैटर्न इससे प्रभावित हो जाए ऐसा होता नहीं। इसलिए वोटिंग ज्यादा जो नजर आ रही है इन 2 जगहों पर, उस वोटिंग का मतलब यह है कि जिसके पक्ष में भी यह वोट गया है वह एक तरफा जीत की दिशा में जा रहा है, यानी इसमें टकराव कम है, इसमें एक तरफ जाने की परिस्थितियां ज्यादा हैं। और अगर यह स्थिति है तो इसका बड़ा लाभ ममता बनर्जी को मिल सकता है। वामपंथी कैडर जो है वह जिस रूप में मूव किया है, और ममता बनर्जी का अपना कैडर जो मूव किया है, उसका लाभ ममता बनर्जी को कुछ हद तक मिल सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो खासतौर से बंकुरा और झारग्राम का इलाका है, यहां पर वामपंथियों का कैडर रहा है। पुरुलिया में कांग्रेस की एक अपनी पकड़ रही है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन इन दोनों जगहों पर बीजेपी ने अपनी जमीन को बनाना शुरू किया है, और जमीन को बनाने का मतलब यह है कि अगर 15 से 20% वोटिंग ज्यादा नजर आ रही है तो उसमें से बीजेपी के पक्ष में अगर लगभग 5% की वोटिंग आ रही है तो बाकी 10 से 15% की वोटिंग हिस्से में बट रही है, जो ममता, टीएमसी और दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस के बीच में बट रही है। क्या वाकई बीजेपी इतने बड़े गैप को चुन पाई है जो उसने स्ट्रेटजिकली माना कि 8 फेज में चुनाव होने से उसको लाभ होगा? लेकिन अगर पहला फेज 85% तक जा रहा है तो आने वाले वक्त में यह बतलाएगा कि पूरा का पूरा कैडर किस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक ऐसे टेस्ट के तौर पर ले रहा है जहां पर वो या तो अपने आप को, जो बीजेपी कह रही है, सब कुछ सौंपने को तैयार हो गया है, या दूसरी तरफ वह अपनी पुरानी स्थितियों को जीवित करना चाहता है, बचना चाहता है। और ममता बनर्जी के पांव में लगी चोट और घायल अवस्था में चुनाव प्रचार करते हुए द्वार द्वार जाने की स्थिति एक। दूसरा, लेफ्ट और कांग्रेस का साइलेंट प्रचार अंदरूनी तौर पर, बीजेपी का वाइब्रेंट प्रचार बहुत जोर शोर के साथ, और उसमें भी टीएमसी के नेताओं की भागीदारी, ये 3 परिस्थितियां बतलाती है कि टक्कर जबरदस्त है। और ये मार्जिन की स्थिति में आ रही है। अगर इस 30 सीटों को अगर आप 294 सीटों में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? यह सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है। बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि झारग्राम, बंकुरा
बांकुरा और पुरुलिया को छोड़िए तो झारग्राम और मिदनापुर की आधी से भी कम सीटों पर अगर चुनाव हो रहे हैं, झारग्राम में तो 4 सीटों पर हो गए, पुरुलिया में भी हो गए, लेकिन बांकुरा और मिदनापुर की अगर आधी आधी सीट पर हुई है तो इसके नेक्स्ट फेज में असर इन सीटों पर इस वोटिंग पैटर्न का पड़ेगा, इससे कतई इनकार नहीं है। और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो ये दावा हो चला है कि हम 200 प्लस में आएंगे, ना तो ममता 200 प्लस में आने वाली है, ना बीजेपी आने वाली है। उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ये पैटर्न बतलाता है कि पश्चिम बंगाल दोबारा नए तरीके से सोचने की दिशा में बढ़ चुका है, और ये सोचने की दिशा अपने प्रायश्चित को लेकर है या नए प्रयोग को लेकर है? नया प्रयोग जय श्री राम की दिशा में जाता है, प्रायश्चित के तौर पर परिस्थितियों को नए तरीके से देखना भी है और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल को उसमें ढालना भी है। क्योंकि जैसे ही करप्शन और हिंसा की लड़ाई होगी तो मोदी वर्सेस ममता आकर खड़े हो जाएंगे, वामपंथी और कांग्रेस गायब हो जाएंगे। तो क्या पश्चिम बंगाल का ये चुनाव वाकई बेरोजगारी को देख रहा है, वाकई हिंसक होते या करप्ट होते कैडर को देख रहा है, या वाकई इस दौर में करप्शन के उस चेहरे को देख रहा है, या पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन में परिस्थितियां जो है उसको देख रहा है, या फिर एक ऐसी परिस्थिति में देख रहा है जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है कि ममता बनर्जी आपको 5 सितारा होटल में बैठा तो देती है लेकिन कहती है पानी आपको खुद खरीदना होगा, जिसका जिक्र किसान सम्मान निधि से लेकर तमाम जगहों पर अपने तौर पर बीजेपी ने किया। ये सारे सवाल हैं, लेकिन इस सवालों का अंत जो बार बार आप जाना चाहते हैं कि आखिर इसको 294 सीट पे कैसे कन्वर्ट करें, तो कांटे की टक्कर मान लीजिए अभी, और ये मानकर चलिए कि यह स्थिति धीरे धीरे क्लियर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।